तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ईरान मामले के हल होने के तत्काल बाद क्या टर्की का नंबर लग सकता है और क्या अपने नंबर लगने के डर से इस समय टर्की बौखलाया हुआ है। बौखलाहट की वजह से वो अलग अलग तरह के बयान दे रहा है, इसराइल के खिलाफ लगातार अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर रहा है और इवन भारत के भी नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। पास्ट में भी मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हमें जानने के लिए ये मिला था कि संभवतः इसराइल के कोई राजदूत थे जिन्होंने भारत के अंदर एक प्रोग्राम में भारत की तारीफें की। तो ये इस तरह का अब दूसरा मामला निकलकर सामने आया है जब उन्होंने भारत की तारीफ की है। तो चलिए कुछ खबरों को लेकर डिस्कस करें, कुछ थेरीज जो चल रही है इनको लेकर भी डिस्कस करें, इन्हें एक सूत्र में बांधने की कोशिश करें और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या टर्की का किला भी ढहने जा रहा है। क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी नजर आ रही है कि जो भी दुनिया में रेडिकलाइजेशन को फैलाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है और वही शक्ति इन सभी रेडिकल ताकतों को एक एक करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें की जा रही है। जिसमें इस समय ईरान का नंबर चल रहा है, इसके बाद संभवतः टर्की बताया जा रहा है और शायद इसके बाद हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का नंबर होगा। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग उस थ्योरी के लेकर डिस्कस कर ले जो कि इस समय काफी बड़े स्केल पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए डिस्कस की जा रही है। और उसमें यह बताया जा रहा है कि देखिए अगला नंबर चूंकि टर्की का लगेगा लेकिन टर्की नेटो सदस्य है, ऐसी परिस्थिति में इसराइल किसी भी प्रकार का कोई अटैक अगर टर्की के ऊपर करता है तो नियम अनुसार आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाने चाहिए, जिसके चलते सभी देश टर्की की मदद के लिए आएंगे और सभी देश एक साथ इसराइल के साथ युद्ध करें। हालांकि इसराइल की अगर बात की जाए तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से नजदीकियों की वजह से वो नेटो का सदस्य तो नहीं है, लेकिन नेटो सदस्य जैसी ही कई सारी सुविधाएं उसे मिलती है। इसराइल नेटो का सदस्य तो नहीं है लेकिन नेटो सदस्य 1994 से इसराइल को मेजर नॉन नेटो अलाई के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसराइल के खिलाफ आर्टिकल 5 का एक्टिवेट होना मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा लफड़े दफड़े बीच में आ सकते हैं। तो थेरीज कुछ ऐसी चल रही है कि इन्हीं सबसे बचने के लिए और नेटो में सर्वाधिक पावरफुल और जो मेन करता धरता है वो अमेरिका ही है। अमेरिका ही सभी देशों को एकजुट लाकर इसके बाद संभावित कार्रवाई करता है। इवन अभी तक 2 ही बार केवल आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ है, वो भी अमेरिका की वजह से। तो इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए बताया ये जा रहा है कि सर्वप्रथम अमेरिका नेटो छोड़ेगा। अमेरिका जैसे ही नेटो छोड़ देता है इसके बाद नेटो कमजोर पड़ने लगेगा, इनकी एकजुटता बाधित हो जाएगी और ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो जाने के बाद इस बताया जा रहा है कि इसराइल टर्की के ऊपर अटैक करके उसे भी इसी तरह से कमजोर कर देगा, सारी रेडिकल ताकतों को खत्म कर देगा और भविष्य में किसी प्रकार से इसराइल को कोई खतरा टर्की की तरफ से न रहे इस बात को सुनिश्चित करेगा। वैसे टर्की काफी शानदार देश था, एक समय था जब वहां पर पूरी जीवित और सेक्युलर डेमोक्रेसी आपको मिलती थी, लेकिन एर्दोगान के आ जाने के बाद टर्की में रेडिकल ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और उनकी वही पुरानी खलीफाओं वाली महत्वाकांक्षाएं बढ़ना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से देखने के लिए ये मिलता है कि अपने सबसे मजबूत अलाइज यानी इसराइल और भारत जैसे देशों के साथ ये लोग संबंध बिगाड़कर इस समय बैठे हुए हैं। तो ये थ्योरी बड़ी मजबूती से चल रही है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान अमेरिका को नेटो से बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद टर्की का फिर इलाज इसराइल अपने हिसाब से करेगा। तो थ्योरी में कितना दम है इस बात को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो इसराइल और टर्की के बीच में संबंध बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। इस समय टर्की और इसराइल के बीच में जो राजनयिक संबंध है इनमें काफी ज्यादा टकराव देखने के लिए मिल रहा है। इवन मैं आपको बता दूं कि इस समय बेंजामिन नेतन्याहू को स्पेशली काफी बड़े स्केल पर टर्की द्वारा टारगेट किया जा रहा है। अब एक्चुअली हुआ यह था कि अक्टूबर 2025 में सुमुद फ्लोटिला जिसमें दर्जनों जहाज थे और सैकड़ों कार्यकर्ता थे, लगभग 400 के आसपास, ये लोग राहत सामग्री लेकर गाजा की ओर जाते हैं, लेकिन इसराइल के द्वारा इन जहाजों को रोक लिया जाता है। इनमें शामिल 400 लोगों को हिरासत में भी ले लिया जाता है। आप सभी को शायद याद होगा कि इसमें ग्रेटा थनबर्ग भी थी। अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि टर्की में इनके खिलाफ केस किया गया, इसके बाद इसकी हियरिंग वगैरह चल रही है। अब ये मामला यहाँ तक पहुंच चुका है कि टर्की के द्वारा अपनी ही कोर्ट से इस बात की डिमांड की गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजरायली प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ साथ 35 अन्य इजरायली अधिकारियों को 4596 सालों की सजा दी जाए। 4596 सालों की सजा। ऑब्वियसली अगर सजा दे भी दी जाती है तब भी ये लोग बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करके अपने यहाँ सजा तो भुगता नहीं सकते। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी किया जा रहा है ये सारी कुछ चीजें सांकेतिक ही है। ऑब्वियसली इसलिए कि दुनिया भर की उम्मा ये देख पाए कि देखिए इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई तो टर्की कर रहा है, तो अल्टीमेटली उम्मा की जो लीडरशिप है वो टर्की के हाथ में चली जाए। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? क्या इस बात से इसराइल खुश होगा?
बिल्कुल भी नहीं। ऐसी परिस्थितियां जनरेट हो जाएगी कि इजराइल और टर्की के बीच में खटास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो लगातार बढ़ भी रही है। अब इसको लेकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी हरकत में आते हैं। उनके द्वारा भी प्रतिक्रिया दी जाती है। आप खुद ही पढ़ लीजिए अपनी स्क्रीन पर। 11 अप्रैल 2026 को उन्होंने ये ट्वीट किया। इन्होंने स्पष्ट किया कि इजराइल मेरी लीडरशिप में लगातार फाइट करेगा ईरान की टेरर रिजिम के खिलाफ और साथ ही उनके सभी प्रॉक्सीज के खिलाफ, जो कि गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह है। साथ ही इन्होंने कहा कि एर्दोगान खुद भी कुर्दिश लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो कि उनके अपने नागरिक हैं, और इस तरह की लगातार प्रतिक्रियाएं एक दूसरे के लिए दी जा रही है। तो कहने का मतलब टेंशंस जो थी वो काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। साथ ही टर्की के द्वारा ये आरोप भी लगाया जाता है कि ईरान को टर्की मदद कर रहा है। तो अल्टीमेटली देखने के लिए ये मिल रहा है कि टर्की के खिलाफ एक ग्राउंड तो तैयार कर लिया है इजराइल ने। अब इन्हीं सबको लेकर लगता है कि टर्की भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है और बेवजह जिन देशों को इन्होंने एनिमी बना लिया, जिसमें भारत भी एक देश है, इनके साथ संभवतः ये संबंध सुधारने की कोशिशें कर रहे हैं। जैसे पिछले ही महीने टर्की के एक राजनयिक के द्वारा ये कहा गया था कि एशिया के भविष्य की स्थिरता काफी हद तक भारत के ऊपर निर्भर करती है और इस समय एशिया की स्थिरता के लिए भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरा है। साथ ही उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत एशिया का वैश्विक इंजन है। दुनिया के किसी भी और हिस्से में हमें आर्थिक गतिशीलता, तकनीकी नवाचार और बड़ी जनसंख्या रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जैसी एक साथ सारी खूबियां देखने के लिए नहीं मिलती जो भारत में है। इसके अलावा आज से 4 दिनों पहले ही भारत और टर्की के बीच में एफओसी होता है और इसे 12वां एफओसी बताया जा रहा है, जहां पर विदेश कार्यालय द्वारा आपसी परामर्श किया जाता है। इसी दौरान बताया ये जा रहा है कि टर्की के उप विदेश मंत्री अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेकर भारत आए थे, जहां पर कई मुद्दों को लेकर एक साथ चर्चा हुई। इस दौरान इन्होंने भारत से बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, एजुकेशन और भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि सीमा पार से होने वाली आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर भी दोनों देशों के संबंधों में समीक्षा की गई। इसके अलावा भी कई और क्षेत्रों में भारत के साथ ये आपस में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे पास्ट में भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि एयरलाइंस के समझौते हो चुके हैं। भारत और टर्की के बीच में बायलैटरल ट्रेड भी $10 बिलियन का है। भारत भी यहाँ पर इच्छा रखता है कि जो एफटीए हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया, इसी के तहत भारत टर्की के साथ भी व्यापार करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस होता है। साथ ही ये जो सरप्लस ट्रेड होता है, इसके निपटारे के लिए टर्की भी भारत से ज्यादा ट्रेड करना चाहता है, जिसके लिए उसे बड़ा मार्केट मिल सकता है। इसके अलावा टर्की ये भी चाहता है कि भारतीय कंपनियां टर्की में आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या टर्की भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाते हुए अपना और भारत दोनों का आपसी हित देखेगा, या फिर टर्की पाकिस्तान के साथ जाकर वही रेडिकल हरकतें पहले की तरह करेगा, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ उसी का नुकसान है। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए ये तो मिल रहा है कि जैसे जैसे इजराइल और अमेरिका का प्रेशर टर्की के ऊपर बढ़ता जाएगा, ये भारत की तरफ एक सॉफ्ट नजरों से देखना शुरू कर देंगे और उनकी ये सॉफ्टनेस समय के साथ साथ बढ़ सकती है। लेकिन अगला नंबर टर्की का लग सकता है। इस तरह के इंडिकेशन लगातार मिलते जा रहे हैं। बाकी आप सभी का क्या मानना है इस पूरे